प्लस। तो आज हम एक करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था तो उसी को हम दोबारा प्रोसीड कर रहे हैं अच्छे से। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक तरह का डायरेक्शन है, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है आपकी ये, जो ट्रैवल करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल इन मॉलिक्यूल। मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल तो हम देखेंगे बाद में, हमारे पास पहले होना चाहिए पोलर बॉन्ड। या पोलर बॉन्ड का मतलब है एक एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट बी होगा, एंड ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। जब ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी हमारे पास यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होगा, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन दिस केस बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन हमारे पास होगी यहाँ से यहाँ। This is the direction of dipole moment. And dipole moment होता क्या है? That is mu. Mu is represented by dipole moment and इसका फॉर्मूला होता है charge into distance. This Q is called charge separation. And D is the distance between two atoms. यानी जो मेरे पास एलिमेंट A और B था उन पर जो चार्जेस आए थे, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसी को हमने क्यू माना है यहाँ पे। और डिस्टेंस क्या होगा? ए और बी के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसी को हमने यहाँ पे डिस्टेंस कहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकल पार्ट पे ना जाते हुए आज हम करेंगे सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकली हम कैसे पता करेंगे कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है? ध्यान रखें, बॉन्ड पोलर हो सकता है बट मॉलिक्यूल का पोलर होना या ना होना वो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऊपर। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे CO2 का। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ वेस्पर थ्योरी या VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आता है लीनियर, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कार्बन से ज़्यादा होती है तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन होती है एंड डायरेक्शन इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस बॉन्ड में डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी और इस बॉन्ड में डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी। तो एज यू कैन सी, इस कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट अगर म्यू है तो इस कार्बन ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट भी म्यू होगा। तो मुझे चाहिए म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों म्यू का सम। अब एक म्यू पॉजिटिव साइड पे है तो दूसरा म्यू हमारा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी, बिकॉज बोथ आर अपोजिट। अब क्योंकि ये अपोजिट है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास आएगा ज़ीरो। इफ एनी मॉलिक्यूल हैज ज़ीरो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो CO2 जो हमारे पास है, दैट CO2 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रखें, इसका बॉन्ड पोलर है बट जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। क्यों है नॉन पोलर? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो आता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज चेक फॉर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल टेल अस वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। और बॉन्ड पोलर तब होगा जब दो एटम अलग अलग होंगे। तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पोलर हो सकता है बट मॉलिक्यूल का पोलर या नॉन पोलर होना वो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। एग्जांपल को लेते हैं हम,
लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है वाटर का H2O। तो वेस्पर और VBT के अकॉर्डिंग जो इसकी शेप बनती है दैट इज़ बेंट शेप। ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास होंगे लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन हमारी लोन पेयर की साइड पे होगी, तो ये इस तरफ जाएगा और ये हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ पर ही रहेगी। रिजल्टेंट हमारा जाएगा ऊपर की तरफ। इन चारों का अगर मैं रिजल्टेंट देखता हूँ, रिजल्टेंट विल गो अप साइड, तो इन दिस केस म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। तो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालना सीखते, दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम फिजिक्स। ट्राइंगल लो हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी का। ट्राइंगल लो कहता है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उसका रिजल्टेंट हमारा होगा इस डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अंडर रूट वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस 2 वेक्टर 1 वेक्टर 2 कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया V रिजल्टेंट का। और ध्यान रखें, थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक जाते हुए डिक्रीज़ होती है। सॉरी, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 पर जा रही है, तो कोस थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ होगी, एंड आफ्टर 180 इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज़। तो कोस थीटा के लिए हमारे पास एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये है हमारे पास कोस थीटा का ग्राफ, एज यू कैन सी हियर। तो ये वाली वैल्यू 0, ये 90, ये 180, 270, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 360 एंड सो ऑन। ध्यान दे पा रहे हैं, 0 से 180 तक जब गया तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, एंड आफ्टर 180 इट विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज देन इंक्रीज। तो यहाँ से हम अपना आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब थीटा की वैल्यू हम चेक करेंगे 0 से 180 डिग्री तक, तो कोस थीटा जो है वो रेगुलरली डिक्रीज़ करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, कोस 60 डिग्री बड़ा होगा कोस 90 डिग्री से, उसी तरह कोस 90 डिग्री बड़ा होगा कोस 120 डिग्री से। तो ये बात हमें समझनी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो फिर से देखते हैं V रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ अंडर द रूट वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 वेक्टर 2 कोस थीटा। दिस इज़ द फॉर्मूला, and as theta increases from 0 to 180 degree, cos theta decreases। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में फिट कर लेंगे। ठीक है, ओके। आगे चेक करते हैं। तो मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पे BF3, मुझे चेक करना है कि BF3 मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो वेस्पर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी ज्योमेट्री या शेप की बात करता हूँ, तो इसकी शेप आती है ट्राइंगुलर प्लेनर, यानी कि B, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे एंड एक F यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू बोरोन, तो बोरोन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन्स पे आएगा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव।
तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, और इसमें डायरेक्शन है इस साइड पे। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट चेक कर लेता हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा इस साइड पे निकल के आएगा। अब ध्यान रखें, अगर ये म्यू है और ये भी म्यू है, तो जो म्यू रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी म्यू। इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, क्योंकि सभी BF3 है तो सभी का डाइपोल मोमेंट इक्वल होगा। ये वाला म्यू है, ये म्यू है, तो ये भी म्यू होगा। रिजल्टेंट भी हमारे पास म्यू निकल के आया, तो ये दोनों अपोजिट हुए आपस में, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 0 इस मॉलिक्यूल के लिए। दिस इज द म्यू रिजल्टेंट फॉर दीज टू and this is the mu resultant for overall molecule. So that says mu resultant is 0, तो BF3 molecule is non-polar. ठीक है, चलिए एक और बात एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास एग्जांपल अब प्रेजेंट है, मान लीजिए BH3 फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। इसकी भी जो ज्योमेट्री हमारे पास निकल के आएगी दैट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर प्लेनर। तो बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो बोरोन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, और ये इस साइड होगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट चेक करता हूँ इसके लिए और इसके लिए, तो इसका रिजल्टेंट हमारा इस तरफ जाता है इन दोनों के लिए, ठीक है। और जो एंगल यहाँ पे है वो 120 डिग्री का है, तो कोस 120 की वैल्यू आप पुट करेंगे म्यू डैश रिजल्टेंट के ऊपर। अब अगर आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो म्यू डैश रिजल्टेंट हमारे पास म्यू ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला म्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी म्यू निकल के आया, और दोनों ये अपोजिट है, तो इसका मतलब है जो ओवरऑल रिजल्टेंट हमारे पास है म्यू ओवरऑल रिजल्टेंट वो निकल के आया 0 फिर से। तो BH3 भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर नेचर का है, ठीक है। तो अब एक कॉमन सी बात बताता हूँ मैं, जहाँ जहाँ हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री निकल के आती है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, उन सभी में डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट हमारे पास 0 होगा एंड दीज मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। अब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? पहला लीनियर, दूसरा ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब इनमें लोन पेयर नहीं होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। तीसरा टेट्राहेड्रल, क्लियर, ओके। इसके बाद फोर्थ हमारे पास होगा ट्राइगनल बायपिरामिडल, फिफ्थ ज्योमेट्री हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल, सिक्स्थ हमारे पास होगी पेंटागनल बायपिरामिडल, एंड लास्ट ज्योमेट्री हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर। तो जो जो मॉलिक्यूल इन ज्योमेट्रीज पर फिट होंगे उन सभी का डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 निकल के आएगा, ठीक है। एंड इन ज्योमेट्रीज को आप चेक कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी से या फिर हाइब्रिडाइजेशन से, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा VBT का ही पार्ट है एक। चलिए एग्जांपल देखते हैं। SF6 में अगर ज्योमेट्री आप चेक करेंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल निकल के आती है। ऑक्टाहेड्रल एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो SF6 का म्यू रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स SF6 भी हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं CH4 का। CH4 की ज्योमेट्री अगर आप चेक करेंगे तो टेट्राहेड्रल निकल के आएगी वो,
ठीक है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो इसका म्यू रिजल्टेंट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। हमारे पास प्रेजेंट है, मान लीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर से इसकी ज्योमेट्री हमारे पास निकल के आएगी कौन सी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, तो इसमें भी म्यू रिजल्टेंट हमारे पास 0 आएगा। तो ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास कैसा है, नॉन पोलर नेचर का है। सो आई होप ये बातें करनी आ रही होंगी आपको। बट अगर मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है ये कंपाउंड CH3F, अब ज्योमेट्री तो इसमें भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, बट ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर नहीं है, मतलब इसका म्यू रिजल्टेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर है। अब ये मॉलिक्यूल पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें एक एटम डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट एटम की वजह से डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब चेक करते हैं चेंज किस तरह हो जाएगा वो। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है टेट्राहेड्रल। इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो जब मैं फ्लोरीन और जब मैं कार्बन का केस स्टडी करता हूँ तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ, इसको मैं कह देता हूँ μ1। बट जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन का केस स्टडी करता हूँ तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, इनको मैं μ2 कह देता हूँ। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो 3 हाइड्रोजन्स का रिजल्टेंट जो है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, इन 3 हाइड्रोजन्स का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा और ये भी ऊपर की तरफ है, मैं इसको μ' कह देता हूँ। तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट है वो μ1 प्लस μ' के बराबर है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, नॉन पोलर नेचर का हुआ। तो CH3F हमारे पास पोलर नेचर का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक सवाल बनता है हमारे पास, ये पूछता है हमारे पास दो मॉलिक्यूल है NF3 और NH3, ठीक है, ये पूछता है विच वन इज़ मोर पोलर। तो मोर पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो वेस्पर के अकॉर्डिंग मैं इसकी शेप ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक हमारे पास लोन पेयर होगा और 3 हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे फ्लोरीन। सेम यहाँ पर होगा, एक हमारे पास लोन पेयर है और 3 हमारे पास प्रेजेंट होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया लोन पेयर। ठीक है, अब चेक करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इस केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं इस दूसरे केस में चेक करता हूँ तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है इनकम्प्लीट चार्ज, यानी कि कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है ये। अब चेक करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर की तरफ जाएगा पहले तो ये तो यहाँ पर जाएगा, दोनों में फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, इस केस में ये जाता है फ्लोरीन की तरफ, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, और इन दिस केस ये जाता है नाइट्रोजन की तरफ, एज यू कैन सी हियर क्लियरली। ओके, अब इन दिस केस इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाता है और ये ऊपर की तरफ है, तो कुछ ना कुछ आपस में कैंसिल आउट होगा। इस केस में रिजल्टेंट हमारा ऊपर की तरफ है तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है NH3 वाले केस में डाइपोल मोमेंट हमारा ज़्यादा निकल के आएगा। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको।
अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल एक और हम लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है अब सिस और ट्रांस का। अब सिस ट्रांस क्या होते हैं इसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। सिस का मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। यानी कि दो एटम अगर सेम साइड पे है तो सिस, और दो एटम अगर अपोजिट साइड पे है तो वो ट्रांस कहलाया जाता है। ये बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड के केस में, ठीक है। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड का केस आता है तो डबल बॉन्ड के केस में मैं सिस ट्रांस ज्योमेट्री शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे होती है ज़रा ध्यान दीजिए अब इस केस पे। तो मेरे पास प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक मेरे पास प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर। तो लुक केयरफुली, पहले वाले केस में दोनों क्लोरीन सेम साइड पे है तो वो सिस हो गया। इस केस में क्लोरीन अपोजिट साइड पे है तो वो ट्रांस हो गया। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो अब हम यहाँ पे चार्जेस क्रिएट कर देते हैं ज़रा। अगर मैं क्लोरीन वाला केस चेक करता हूँ तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम केस हमारा यहाँ पे रहेगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव इन केस में। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमारी यहाँ से यहाँ, इसकी भी होगी हमारी यहाँ से यहाँ, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा निकलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ, इसमें होगी यहाँ से यहाँ, दोनों अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और इसमें रिजल्टेंट ऊपर की तरफ गया इस वाले केस में। अब मैं हाइड्रोजन का केस स्टडी कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन के केस में कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आएंगे और हाइड्रोजन पर आएंगे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। सेम केस यहाँ पे होगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये डायरेक्शन हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, ये वाली भी यहाँ से यहाँ जाएगी, इसका भी रिजल्टेंट हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ऐड हो रहे हैं। इस केस में ये इधर नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं एज यू कैन सी हियर, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये भी अपोजिट थे, ये भी अपोजिट है। तो इस केस में, ट्रांस वाले केस में, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो गया, और सिस वाले केस में डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सिस वाला सब्सटेंस यहाँ पे पोलर है और ट्रांस वाला यहाँ पे नॉन पोलर है। सो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में सभी को आ गया होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं थ्योरेटिकली किसी भी सब्सटेंस में कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो म्यू हमारे पास होता है Q इंटू डी, और दोनों हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू आयोनिक इंटू में 100, और डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर, कैपिटल डी, ठीक है। ओके, तो म्यू ऑब्जर्व मतलब हम निकालते हैं Q इंटू डी से, और म्यू आयनिक भी हम निकालते हैं Q इंटू डी से, ठीक है। ध्यान रखिए अब दोनों में फ़र्क क्या होगा। म्यू ऑब्जर्व का जो Q होगा वो म्यू आयोनिक के Q से लेस होगा। म्यू आयोनिक में Q हमेशा बड़ा होता है और म्यू आयोनिक में Q की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर 19 -19 कूलोम, या फिर 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ESU भी हमारे पास चार्ज की यूनिट है इन CGS टर्म्स, और कूलम हमारे पास यूनिट है SI टर्म्स में, ठीक है। तो म्यू आयोनिक हमेशा बड़ा होगा म्यू ऑब्जर्व से, तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर
विल ऑलवेज बी लेस देन 100%। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं ज़रा। तो न्यूमेरिकल मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है HCl, मेरे को कंपाउंड दिया गया है। इसमें कहता है जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है लेट्स से 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो H और Cl के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और हमें कहता है इसके लिए म्यू ऑब्जर्व जो है वो मान लीजिए दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो हमें ये दिया गया है म्यू ऑब्जर्व। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, और परसेंट आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयोनिक इंटू 100। हमें सिर्फ डी दिया गया है, हमें म्यू ऑब्जर्व दिया गया है, हमें म्यू आयोनिक निकालना है यूजिंग डी। तो म्यू आयोनिक का भी फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा, क्यू इंटू डी वाला। इसमें डी हमें दिया हुआ है और क्यू क्या होगा वो हमने अभी लिखा था। तो इस केस में जो Q की वैल्यू होगी दैट विल बी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, CGS यूनिट्स में इसको लिखा गया है, तो हम वही चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार फाइंड आउट करते हैं हम अपना म्यू आयोनिक। दैट विल बी Q इंटू डी। क्यू हमारे पास है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। डी हमें दिया गया है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी पुट इट हेयर 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑन सॉल्विंग दैट it will come out to be 16.2 into 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। so that is now mu ionic। ठीक है, अब हम निकालते हैं परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। तो म्यू ऑब्जर्व हमें दिया गया था 3.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकल के आया 16.2, नॉट 16.2 सॉरी, 4.8 इंटू 4 हमारे पास होता है 19.2 सॉरी, तो 19.2 निकल के आएगा। तो परसेंट आयोनिक हम निकालेंगे यहाँ पे, दैट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻18, इट विल बी 19.2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे। लेट से हमारे पास x निकल के आते हैं, तो x परसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयोनिक कैरेक्टर। जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी आवर परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। तो ऐसे हम निकालेंगे अपना कोई भी आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए इसी में एक और न्यूमेरिकल हम चेक कर लेते हैं। ओके, एक बात मैं बता दूँ और, 1D का मतलब होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये है 1D की वैल्यू, 1 डायोप्टर की वैल्यू। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट टर्म है, नोट कर लेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए मेरे पास दिया गया है HF। अब मुझे कहता है कि हमको जो डिस्टेंस है वो दिया गया है लेट्स से 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमें जो है वो म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू दी गई है इसके लिए लेट्स से 2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 2 डायोप्टर भी। ठीक है, और Q तो हम जानते हैं आयनिक के लिए क्या होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। क्लियर, दैट इज फॉर
म्यू आयोनिक, तो इसको मैं क्यू आयोनिक कह देता हूँ। और हमें चाहिए अब म्यू आयोनिक की वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होगी, Q दैट इज़ 4.8 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻8। तो ऑन सॉल्विंग दैट इट विल कम आउट टू बी म्यू आयोनिक हमारे पास निकल के आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और यहाँ से हम निकाल पाएंगे अपना, क्या निकाल पाएंगे, परसेंट आयनिक करेक्टर। एंड ऑल्सो दिस थिंग इज डायोप्टर दैट कैन बी 9.6D टू मेक इट मोर इजी। तो अब निकालेंगे हम परसेंट आयोनिक करेक्टर, तो वो बनेगा हमारे पास म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयोनिक इंटू 100 एंड दैट विल बी 2/9.6 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा परसेंट आयोनिक कैरेक्टर का। सो ये था हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। तो क्वालिटेटिव मेजर के लिए हमें पहली बात तो उन मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता है तो हम आसानी से डाइपोल मोमेंट उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, ठीक है। The most important thing in qualitative measurement of dipole moment is the shape of the molecule. If you know the shape of the molecule, you can easily calculate dipole moment, and shape of the molecule can be understood by using Vesper theory or hybridization. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए आपको बस पता होना चाहिए, म्यू ऑब्जर्व दिया गया होगा आपको, म्यू आयोनिक निकालना आपको आना चाहिए, और म्यू आयोनिक के लिए क्यू आयोनिक पता होना चाहिए। और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।